वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये है वो प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का कंटेंट पूरा का पूरा फ्री। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं हूं तुम्हारी वैदे मैम और अब हम लेके आए हैं नई चैप्टर की वेरी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन की सीरीज। मैम कौन सा? चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, चलो बने रहो। तो क्या करोगे? कुछ नहीं, बुक ओपन करोगे, कॉपी ओपन करोगे, पेन उठाओगे, जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगी इंपॉर्टेंट मार्क करते चलोगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? वही पैटर्न, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, 5 सेकंड्स लेने, उससे जो जो याद आ रहा है सब बोल देना है और फिर बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ना है। पता चला जो जो बोला वही पूछ रहे हो। तो देखो, स्टेट द रोल ऑफ सी पेप्टाइड इन इंसुलिन। अब याद करो, सी पेप्टाइड मतलब क्या मैम? जब भी हम सी पेप्टाइड के बारे में बात करते हैं, थोड़ा इंसुलिन का स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो सी पेप्टाइड है, फिर तुम्हारा ए पेप्टाइड या ए चेन है और बी चेन है। तो हमारा ह्यूमन इंसुलिन 3 चेन से बना है, याद आया? ए बी सी। ए और बी जब आपस में जुड़ जाते हैं और जब सी उसमें से हट जाता है, तो यही जो इंसुलिन है, जो प्रो इंसुलिन था मतलब इनएक्टिव इंसुलिन, वो क्या बन जाता है? एक्टिव फॉर्म में बन जाता है। याद आया कुछ? तो बताओ, सबसे पहले इसी तरीके से कौन सी कंपनी ने ऑब्टेन किया था? एली लिली कंपनी ने। तो उन्होंने क्या किया था? इनएक्टिव जो फॉर्म है इंसुलिन का, जिसको प्रो इंसुलिन बोलते हैं। प्रो इंसुलिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ए बी जो एक्टिव तो है, जो मेन काम करने वाली, उसके साथ सी पेप्टाइड चेन भी जुड़ी होती है। तो सी के कारण वो इंसुलिन बन जाता है, प्रो इंसुलिन बन जाता है इनएक्टिव। अगर मैंने सी पेप्टाइड हटा दिया और ए बी को जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। बस यही तो लिखना है। तो देखो जरा, द सी पेप्टाइड is an extra stretch of the peptide that connect A and B polypeptide chain of insulin in prohormone। अब प्रोहॉर्मोन बोलो या इसी की जगह पे हम एक और नेम क्या बोल सकते हैं? प्रो इंसुलिन। ठीक है, याद रहेगा। जो क्या है बेसिकली तुम्हारा इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। ठीक है मैम। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग द रिलीज मेच्योर एंड फंक्शनल इंसुलिन, द सी पेप्टाइड इज रिमूव। याद करो, मतलब अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे रहा है तो वो क्या है? एक प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है या इनएक्टिव इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। अगर इसी यही सेम स्ट्रक्चर दे रहा है पर सी इंसुलिन यहाँ बॉन्ड से हटाते हुए दिख रहा है, मतलब तुम्हारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर सेक्शन ए में डायग्राम बेस्ड भी आ सकता है। क्या करेंगे वो ट्रिक करने के लिए? यही देंगे, बस यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं और ए और बी जुड़ा हुआ रहेगा। फिर वो पूछेंगे बताओ व्हाट इज द मॉलिक्यूल ड्रॉन इन द डायग्राम। तो अगर सी पेप्टाइड जुड़ी हुई है ए और बी से कैसे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से, तभी यहां देखो एसएस लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर जुड़ी हुई है तो वो प्रो इंसुलिन है या फिर प्रो हार्मोन है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन है। और अगर जुड़ी हुई नहीं है तो वो एक्टिव फॉर्म है। किसने किया था? याद करो, एली लिली कंपनी ने। याद आया? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो मैम इससे याद क्या रखना है? सी पेप्टाइड चेन क्या है? एक्स्ट्रा पोर्शन है जो क्या बनाता है? ए बी के साथ जुड़ा हुआ रहता है और प्रो इंसुलिन या फिर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन को बनाता है। जब इसको हटा दोगे तो वो एक्टिव बन जाएगा। आई बात समझ में? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टेक्निक। ठीक है भैया, टेक्निक का नाम पूछ रहे हैं। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन यूज इन डिटेक्शन ऑफ वायरस। तो याद करो, एक टेक्निक हमने पढ़ी थी एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए, जो बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी पे काम करती है। कौन सी मैम? एक ही टेक्निक पढ़ी थी एचआईवी के लिए, जिसका नाम था एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिट एसे। तो बेसिकली इसी का नाम पूछ रहे हैं। तो देखो जरा, द टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन यूज इन डिटेक्शन ऑफ वायरसेस, एलाइजा। तो एलाइजा का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। क्यों मैम? क्योंकि इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा, या फिर वो पूछ सकते हैं राइट डाउन द टेक्निक बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, ये भी लिख सकते हैं। या फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी। तो तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन रहे, आंसर क्या है? एक ही है। क्या है उसका आंसर? एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिट ऐसे। याद रहेगा? इजी है ना? ये अपन को याद करना है। ये एक इंपॉर्टेंट वाले फुल फॉर्म में से एक फुल फॉर्म है। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। A boy has been diagnosed with ADA. अब ADA का फुल फॉर्म एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। सजेस्ट
वन पॉसिबल ट्रीटमेंट, तो वो बोल रहे हैं बताओ एक ट्रीटमेंट बताओ जो एडीए के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। याद करो एडीए से अगर थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ याद आ रहा है, ये पहली बीमारी है जो एक लड़की को हुई थी, नहीं लड़की को पहली बार नहीं हुई थी, पहली बार एडीए को ट्रीट किया गया था जीन थेरेपी से, और लड़की का नाम क्या था, अशांति डिसिल्वा। याद आया, अशांति नहीं अशांति डिसिल्वा, ठीक है। क्या किया था, जीन थेरेपी का यूज किया था। याद करो वही चीज पूछ रहे हैं। तो देखो, तो एक लड़का है जिसको क्या हुआ है, एडीए एडेनोसाइन डीएमिनेज। अब डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी मतलब ये चीज बन नहीं पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है मैम, हो सकता है उसका जीन ही ना हो। याद करो मैंने बताया था कोई भी चीज तुम्हें फिनोटिपिकली या फिजियोलॉजिकल तुम्हारे में एक्सप्रेस हो पा रही है। तो मेरे हेयर ब्लैक कलर के हैं, क्यों हैं, क्योंकि मेरे जीनोटाइप में लिखा हुआ है बाबा। सिमिलरली अगर कोई चीज की डेफिशिएंसी है मतलब वो बन नहीं पा रहा है, तो क्यों नहीं बन पा रहा है, हो सकता है उस की चीज के लिए या उस प्रोटीन के बनने के लिए जो मैकेनिज्म है या तो वो गड़बड़ है, या तो वो प्रोटीन बनाने की प्रोसेस जहां लिखी हुई है जीन के फॉर्म में वो गड़बड़ है। तो अगर इस केस में जो मेरा जीन है, मेरा नहीं इस लड़के का जो जीन है, या तो वो डिफेक्टिव है या तो है ही नहीं, इनबिल्ट ही नहीं है। तो क्या करोगे, हमने सही वाला जीन उठाया और इस लड़के के अंदर डाल दिया। तो हमने क्या किया, जीन थेरेपी, या फिर जो गड़बड़ वाला जीन था उसको हटाया और सही वाला जीन उठा के डाल दिया। अब बोलोगे मैम ऐसे थे कैसे थोड़ी ना डाल सकते, हाँ नहीं कर सकते। तो क्या किया, बोन मैरो लिया, बोन मैरो को अलग से कल्चर किया, बोन मैरो को सेल में ये सही वाला पुराना गलत वाला जीन हटाया, सही वाला जीन को इनकॉर्पोरेट किया, फिर वापस बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया। पर ये चीज बार बार क्यों करनी पड़ेगी हर पीरियोडिक टाइम में, क्योंकि भाई वो सेल्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और परमानेंट क्या इलाज है कि जब वो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होगा तभी ये करेक्ट जीन इनकॉर्पोरेट कर दो। याद आया, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है कि परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है जीन थेरेपी का, कि जीन थेरेपी अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही दी जाए तो हमेशा का सोल्यूशन है, नहीं तो वापस वही कल्चर करते रहो, पर एक पर्टिकुलर टाइम तक, टाइम ड्यूरेशन के बाद यही चीज बार बार करनी पड़ेगी। याद रहेगा। तो वापस वो पूछ रहे बताओ एक तरीका, स्टेट एनी पॉसिबल ट्रीटमेंट बताओ जो एडीए को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपल, द बॉय डायग्नोस्ड विद एडीए डेफिशिएंसी मे अंडरगो जीन थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट बट इट इज नॉट परमानेंट। परमानेंट किस केस में होगा, जीन थेरेपी ही रहे बट जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो। पर उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया एक बॉय, मतलब अब एम्ब्रियो तो रहा नहीं ना, वो बच्चा हो चुका है और उसमें डिटेक्ट हुआ, तो काहे का एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो वो है उसके पास जीन थेरेपी ऑप्शन, पर ये भी टाइम टू टाइम इसको करवाना पड़ेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। The development of transgenic food crop may help in solving the problem of night blindness in the developing country. Name this crop plant. अब वो बोल रहे हैं कि ट्रांसजेनिक जो फूड क्रॉप है, मतलब हमने फूड क्रॉप ऐसे बनाया। अब बोलोगे मैम खाना खाने से रात की प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होगी, चलो ऐसे समझते हैं। बताओ रात की प्रॉब्लम या नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण। मतलब विटामिन ए नहीं खा रहा है कोई इंसान तो हो सकता है उसको टेम्पररी ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए, करेक्ट। तो मतलब हमको मैम खाना ऐसे खाना है जिसमें विटामिन ए हो, बिल्कुल सही, तभी हमारी नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर कोई ऐसी चीज खाना है तो बोलोगे मैम पर जो हम खा रहे हैं उसमें विटामिन ए नहीं है। पर आप एक काम करो, हमने ऐसा न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करके एक ट्रांसजेनिक क्रॉप बना डाला, जिसका एग्जांपल क्या है, गोल्डन राइस। मतलब चावल तो खा रहे हो पर उसमें क्या है, विटामिन ए भी है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारी विटामिन ए से रिलेटेड जो डेफिशिएंसी वाली बीमारी है वो हो गई ठीक। तो देखो वही पूछ रहे, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप में हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन द डेवलपिंग कंट्री। अब तुम्हें क्रॉप का नाम बताना है, तो कैसे है, गोल्डन राइस इज द ट्रांसजेनिक food crop that may help in solving the problem of night blindness in developing country। अब उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा, सपोज करो यहां लिख देते why, तो आंसर क्या आता, क्योंकि गोल्डन राइस में क्या इनकॉर्पोरेट किया गया है, विटामिन ए, ठीक है, जो क्या करेगा, जो तुम्हारे नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बिकॉज ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस ऑकर। याद रहेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। राइट द पॉसिबल सोर्स ऑफ RNAi। याद करो RNAi, आई मतलब क्या, इंटरफेरेंस, मतलब अगर याद करो तो ये ऐसा है जो क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। बोलोगे मैम नहीं याद आ रहा, ठीक है, जहां पे तुम्हारा बुक ओपन करो, जहां पे बीटी कॉटन लिखा था ना, उसके अगला टॉपिक यही है RNAi, जो क्या है, एक पेस्ट कंट्रोल मेथड है। कुछ याद आया, दिखा, ओके। तो इसमें क्या करते हैं हम, उस
पेस्ट के अंदर जो प्रोटीन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री हम आरएनए बना देते हैं, और फिर जैसे ही वो आरएनए ट्रैवल करके कहाँ जाता है, उस पेस्ट के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए उसके साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। या फिर सिंस आरएनए बोला है तो वो अंदर ट्रैवल करेगा, सेल मेम्ब्रेन से होते हुए अंदर जाएगा साइटोप्लाज्म में, और बाहर से कोई आरएनए आ रहा होगा प्रोटीन में कन्वर्ट होने के लिए। अब वो प्रोटीन में नहीं कन्वर्ट होने लगेगा, क्या करेगा, उसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो जो प्रोटीन उस पेस्ट को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट था, हमने उस प्रोटीन को बनने ही नहीं दिया। कैसे मैम, प्रोटीन किससे बनता है मैम, एमआरएनए से बनता है। एमआरएनए टू प्रोटीन बनता है, उसको क्या बोलते हो मैम, ट्रांसलेशन बोलते हैं। अगर ये एमआरएनए हमने पढ़ने ही नहीं दिया पॉलीमरेज को, याद करो ये सब टर्म 1 की टर्म्स बोल रही हूं मैं, है ना, तो अगर मैंने ये एमआरएनए को रीड ही नहीं करने दिया, कन्वर्ट ही नहीं होने दिया प्रोटीन में, पहले ही आके इसके साथ कोई और बाइंड हो गया। अब बताओ एमआरएनए है, उससे कौन आके बाइंड हो सकता है मैम, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो। बिल्कुल सही, तो हमने पहले ही उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना के रखा है, आरएनए बना के रखा है। तो वो वहां से जंप करके सेल को पार करके साइटोप्लाज्म में आके जो आरएनए आया उसी को जाके बाइंड कर लिया। अब वो बोल रहा है छोड़ मेरे को कन्वर्ट करना है खुद को किसमें, प्रोटीन में। तो हमने बोला नहीं, हमने तो क्या किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज की है, आरएनए-आई टेक्निक यूज की है। तुमको हम प्रोटीन में कन्वर्ट ही नहीं होने देंगे। होगा ये रिजल्ट कि तुम्हारा क्या होगा, हमने तुम्हारा आरएनए को क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया। अब तुम प्रोटीन में होगे नहीं कन्वर्ट, और वो प्रोटीन तुमको मतलब इस कीड़े को जिंदा रखने के लिए था इंपॉर्टेंट, तो कीड़ा अल्टीमेटली मर जाएगा। यही तो पूछ रहे हैं। देखो, राइट द पॉसिबल सोर्स ऑफ आरएनए-आई जीन। अब वो आरएनए-आई जीन का सोर्स पूछ रही है, तो हमने पूरी टेक्निक डिस्कस कर ली। तो सोर्स क्या है, जो जंपिंग जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोसोम। तो वही आंसर है। मोबाइल, अब मोबाइल बोलो या जंपिंग जेनेटिक मटेरियल बोलो, ठीक है, that is transposome are the possible source of RNAi gene। ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली तुम लोग भूल जाओगे, ट्रांसपोसोम के नाम से तो याद रहेगा ही नहीं, गारंटीड ले लो। और ये आ जाएगा तुम्हारा सेक्शन ए में 1 मार्क में, दैट व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोसोम, या हाउ RNAi इज रिलेटेड टू ट्रांसपोसोम। तो भैया कुछ और नहीं, ये क्या है, सोर्स है आरएनए का, इसी का कॉम्प्लीमेंट, इसी को यूज करके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाया हुआ है, जो जाके इंसेक्ट के जो सेल के अंदर जो आरएनए निकलने वाले उसको जाके क्या कर देगा, इंटरफेयर कर देगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, जो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है यहाँ वहां। याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो, तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाले क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव कर रहे हैं। विच नेमेटोड, अब नेमेटोड का नाम पूछ रहे हैं, इनफेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट एंड कॉजेस अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। ये याद करो, ये हमने पढ़ा हुआ था, तंबाकू के प्लांट में, टोबैको तंबाकू हुआ, उसके प्लांट में रूट में इन्फेक्शन कॉज करता है, नोड्यूल्स कॉज करता है, मतलब गांठें क्रिएट करता है। ये देखो नोड्यूल्स दिख रहे हैं, कितने सारे नोड्स, उसका रिजल्ट क्या होता है, उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी, यील्ड कम हो जाती है। तो नेमेटोड का नाम पूछ रहे हैं, तो देखो जरा यहाँ पे, मेलेनोजाइन इनकॉग्निटा इज अ नेमेटोड दैट इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट एंड कॉजेज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। तो ये तो भैया याद करना पड़ेगा। वापस क्या नाम है, मेलेनोजाइन, अब GYNE साइलेंट है, ठीक है। इनकॉग्निटा इज एन नेमेटोड, जो क्या है, इन्फेक्ट करता है टोबैको रूट प्लांट को। तो ये अपन को कुछ कुछ चीजें तो मगअप करनी ही पड़ेंगी, पर वापस याद करने का अलग अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। नेम एनी 2 टेक्निक, ठीक है भैया, 2 टेक्निक बतानी है, दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, मतलब अर्ली डिटेक्शन का काम करता है इन सम बैक्टीरियल और वायरल ह्यूमन डिजीज। मतलब शुरू ही हुआ इन्फेक्शन और हमने वो टेक्निक का टेस्ट लगा के यूज कर लिया कि अरे इसमें क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, एक बात बताओ, अब तुम्हें अगर बैक्टीरिया से क्लू नहीं मिल रहा है तो वायरल से तो क्लू मिल रहा होगा। वायरल मतलब वायरस, वायरस के अंदर क्या होता है मैम, प्रोटीन होता है और उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। बहुत बढ़िया, क्या करता है वायरस मैम, अपना प्रोटीन तो बाहर छोड़ देता है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है, क्योंकि उसमें वो कैसा रहता है, रेट्रोवायरस टाइप, जैसे HIV है रेट्रोवायरस टाइप बिहेव करता है। बहुत सही। कौन सा एंजाइम होता है मैम, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, वो फिर इंसान की ही मशीनरी यूज करने लगेगा, क्योंकि वो खुद क्या हो चुका है, इंसान के होस्ट के, जो इंसान मतलब जो जिसमें भी इन्फेक्ट कर रहा है, होस्ट के DNA में वो एंटर कर चुका है। बहुत सही। तो अगर एक बात बताओ, इसी पॉइंट पे अगर मैंने उस इंसान या उस होस्ट का मैंने DNA उठा के देखा, मुझे उसमें कहीं ना कहीं वायरस का भी DNA इनकॉर्पोरेट मिलेगा, करेक्ट, मिलेगा कि नहीं, हाँ मैम मिलेगा। पर मुझे ये देखना है कि सच में कितना चांसेस में, कितने फ्रीक्वेंटली मिल रहा है। तो मुझे इसी वायरस का क्या करना पड़ेगा,
वायरस, इसी डीएनए, इसी जेनेटिक मटेरियल का क्या करना पड़ेगा? एम्प्लीफिकेशन। तो जल्दी बताओ एम्प्लीफिकेशन कौन सी टेक्निक से होता है? मैम पीसीआर। बहुत सही। तो जल्दी बताओ अभी कोरोना में कौन सा टेस्ट कर रहे हैं हम? मैम आरटीपीसीआर। तो पीसीआर तो है, तो क्या है? यही तो है, देखो वायरल इन्फेक्शन। याद आया? अच्छा, इसी को किस दूसरे तरीके से पूछ सकते, देखो, Name a molecular diagnostic technique to detect the presence of a pathogen in early stage of infection। तो है क्वेश्चन सेम, एक में बस उन्होंने मेंशन कर दिया कि बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन है, और एक में उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। तो हमें इससे याद क्या लगना है? पहले तो मॉलिकुलर टेक्निक अगर वो वर्ड पूछ रहे हैं, और दूसरा अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। उस केस में हम किस पे जाएंगे? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। याद कैसे रखोगे? जल्दी बताओ, कोविड का इन्फेक्शन का तरीका क्या है? मैम आरटीपीसीआर करते हैं, तो पीसीआर है कि नहीं, वहीं से याद रखेंगे। टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सम बैक्टीरियल ऑब्लिक वायरल ह्यूमन डिजीज आर पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरा डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी एंड एलाइजा। जल्दी बताओ एलाइजा किस चीज के लिए यूज कर रहे थे? मैम एचआईवी। एलाइजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट। ऐसे देखो, ऐसे ही याद करना है, एक आगे का पढ़ो, पीछे का 10 बार रिवाइज करो, ऑटोमेटिक पूरा चैप्टर याद होते चलेगा। ठीक है, एनीवे मैं तो ऐसे ही करवाती हूँ, तो मेरे साथ बस बोलते चलना। नहीं याद आ रहा है तो वहीं पॉज करो, पलटाओ, देखो और लिखो। ठीक है, चलो, दीज आर द टेक्निक फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल ऑब्लिक वायरल इन्फेक्शन। याद रहेगा? तो कौन कौन सी है? 3 टेक्निक है मैम। पीसीआर याद रहेगा, कोरोना से हो रहा है, आरटीपीसीआर, तो हम पीसीआर लिख के आएंगे। एचआईवी में हमने एलाइजा पढ़ा था, और तीसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। याद रहेगा? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। Question number 8. The first transgenic cow produced a human protein enriched milk. Name the cow and the protein found in milk. अब देखो, पहले तो गाय का नाम बताओ जो ट्रांसजेनिक काउ बनाई थी। मैम ये तो हमको याद है, रोजी। आपने बताया था रोजी नाम है ना? ठीक है मैम, पर उसमें खास बात क्या थी? उसमें खास बात ये थी कि जो ह्यूमन में मिल्क मिलता है, सेम कॉम्पोजिशन हमने उठा के, सेम जीन उठा के किस में डाल दिए थे? काऊ में डाल दिए थे। तो गाय का दूध और ह्यूमन ब्रेस्ट फीड मिल्क में कोई अंतर नहीं था, एज इट इज सेम बन गया था, मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम बन गई थी। अब ये तो बहुत इन जनरल हुआ, उन्होंने स्पेसिफिक पूछा है कि उस प्रोटीन का नाम बताओ, तो नाम क्या है? अल्फा लैक्टा एल्बुमिन। ये याद करना पड़ेगा। तो देखो जरा, रोजी इज अ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है, इट प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क। ये तो हमको पता ही है, पर उसका नाम पूछो इस प्रोटीन का, तो क्या नाम है? अल्फा लैक्टा एल्बुमिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन मिल्क। याद रहेगा? ये रही तुम्हारी रोजी काउ। तो रोजी से नाम से याद रखोगे, ऐसा मजाक में बोल रही हूँ, किसी का नाम रोजी है मतलब याद रखना क्या है? वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है, उसको बोल के मत आ जाना। और क्या है उसका, उसमें क्या, कैसा मिल्क प्रोड्यूस किया है, कौन सा प्रोटीन है? अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन। ये हमको याद करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर, चलो पढ़ते। वही क्या तरीका है मैम? कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, उससे रिलेटेड जो जो कुछ याद आ जाएगा एक बार सब कुछ बोल देंगे, और क्या पता जो बोला है उसी में से पूछ लिया जाए। द इंसुलिन, ठीक है भैया, इंसुलिन जैसे ही बोला जल्दी बताओ क्या क्या याद आता है। मैम इंसुलिन में 3 चेन होती है, ABC, ठीक है, याद आ गया। C को हटा दोगे तो A और B अगर जुड़ गई डाइसल्फाइड बॉन्ड से तो वो बन जाता है एक्टिव। बिल्कुल सही। ये फर्स्ट टाइम कौन सी कंपनी ने किया था? एली लिली नाम था कंपनी ने। ठीक है मैम, और जो इनएक्टिव फॉर्म रहता है उसको प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन बोलते हैं, और बाकी एक्टिव को तो इंसुलिन बोलते ही हैं। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज करके किया था मैम? इकोलाई। बहुत बढ़िया, चलो अब देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। प्रोड्यूस यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अरे अभी जो बोला वही तो है सारा का सारा। इज मोर एडवांटेजेस देन द इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड एनिमल एंड पिग। हाउ, मतलब ये पूछ रहे हैं बताओ, जेनेटिकली इंजीनियर्ड मतलब हमने जीन निकाला, डाल दिया उसको किस में? एक ऑर्गेनिज्म में, और बोला तुम करोगे मेरे लिए। ठीक है, ये निकालना ज्यादा बेटर है, इस तरीके का मेथड ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू जो पहले का मेथड था। क्या? जितने भी स्लॉटर एनिमल होते थे, जो मतलब एनिमल कटने के लिए, मीट इंडस्ट्री के लिए जाते थे, मतलब कटने से पहले क्या करते थे? उनके पैनक्रियाज से हार्मोन जो इंसुलिन वो एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, और जिसको भी डायबिटीज है उसको वो इंजेक्शन लगा देते थे। तो बताओ इसमें सबसे बड़ा गड़बड़ क्या था?
तुमको याद अगर होगा, मैंने इम्यूनिटी वाले चैप्टर में बताया था कि हर इंसान अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता, तो होगा क्या, एलर्जिक रिएक्शन होगा, सूट नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं आएगा, हो सकता है हार्मफुल इफेक्ट शो हो जाए। तो ये ना हो, इसीलिए स्लॉटर एनिमल से लेना इंसुलिन ज्यादा बेटर नहीं है एज कंपेयर टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड, क्योंकि वो सेम जीन है, जो जीन हम में एक्सप्रेस कर रहा है इंसुलिन, वही जीन हमने निकाल के किस में डाल दिया, बैक्टीरिया में डाल दिया और बोलो अब तुम निकालो। तो है तो सेम प्रोसेस के थ्रू, सेम मैकेनिज्म से बना हुआ इंसुलिन है। याद आ गया? अब देखो आंसर क्या है, इंसुलिन ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स कॉजेस एलर्जी। याद करो कहां पढ़ा था हमने, इम्यूनिटी वाले चैप्टर में। अच्छा 2 मिनट होल्ड करो, बताओ एलर्जी क्या होता है। अब तुमको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि कुछ लोगों में कुछ सब्सटेंस ऐसे रहते हैं कि जैसे ही बॉडी के अंदर जाते हैं, भले वो पैथोजन नहीं है, पर क्या करेंगे, एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। अच्छा बहुत बढ़िया, एलर्जिक रिस्पॉन्स मतलब क्या, एलर्जिक रिस्पॉन्स मतलब जिसमें कौन इन्वॉल्व हो, आईजीई इन्वॉल्व हो, और कौन इन्वॉल्व हो, जिसमें सेरोटोनिन इन्वॉल्व हो, और कौन इन्वॉल्व हो मैम, हिस्टामाइन इन्वॉल्व हो, और कौन इन्वॉल्व हो मैम, मास्ट सेल इन्वॉल्व हो। बहुत सही। तो ये जितना भी मैंने ये 4 वर्ड्स लिखे ना, ये की वर्ड्स है किसके, एलर्जी के। याद आया? ओके। पर एलर्जी जो कॉज कर रहा है उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं मैम, अरे एलर्जेंस बोलते हैं। याद करो, ठीक है। हर पर्सन में अलग अलग तरीके की एलर्जी होती है। तो क्या पता कि तुम दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो ले रहे हो इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके, किसी को उसी की एलर्जी रहे, बचने की जगह पे उसका एलर्जिक रिएक्शन हो जाए और वो मर जाए। तो ये ना हो, तो हमने क्या किया, हमने जीन निकाला, बोला अब तुम ही कोड करोगे, क्योंकि दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो देखो आंसर जरा, इंसुलिन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स कॉज एलर्जी एंड द प्रोडक्शन इंसुलिन बाय किलिंग एनिमल लीड टू एनिमल क्रूअल्टी। अब वापस, इंसान तो बहुत मतलबी है, उसको सपोज करो स्लॉटर वाले एनिमल खत्म हो गए, फिर भी इंसुलिन चाहिए। उसने बोला कोई बात नहीं, चलो गाय को मारते हैं, उसके लिवर नहीं, उसके पैनक्रियाज में से इंसुलिन निकाले, या घोड़े को हटा देते, उसके पैनक्रियाज में से इंसुलिन ले लेते। तो ये जो एनिमल लवर्स रहते हैं, या ये सही बात भी नहीं है ना, जब वही चीज एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकता है, तो इतने बड़े एनिमल को मारने की क्या जरूरत है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं तुम जिंदा रह जाना, थोड़ा सा तुम्हारा पैनक्रियाज का टुकड़ा दे दो, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो बट ऑब्वियस क्या हो जाता है, एनिमल क्रूअल्टी के लिए, मतलब ये भी सही नहीं है एनिमल्स की तरफ। इसलिए ज्यादा बेटर क्या कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक चीज, सबसे पहले वो एनिमल क्रूअल्टी को भी थोड़ा काफी हद तक रोकने का काम कर रहा है, और दूसरा कौन सा कि यही कि जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज एडवांटेजेस ओवर ऑल ऑफ दैट। तो अब इसमें से बोलोगे मैम कीवर्ड्स क्या है, जितना मैंने अंडरलाइन किया है, क्या करता है, कॉजेस एलर्जी। क्या कॉजेस करता है एलर्जी, जो इंसुलिन किससे ऑब्टेन हो रहा है, एनिमल से। दूसरा, अगर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला लिया तो एलर्जी भी रुक जाएगी, और दूसरा थोड़ा एनिमल क्रूअल्टी भी कम हो जाएगा। तो ये दो क्या है तुम्हारे मेन कीवर्ड्स। फिर बोलोगे मैम ये सारा इम्यूनिटी वाले चैप्टर में जो एलर्जी पढ़ा था उसके कीवर्ड्स है, आईजीई, मास्ट सेल, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन। याद आया? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डस DsRNA, बोलोगे मैम DsRNA डबल स्ट्रैंडेड RNA। याद रखो, शॉर्टकट रहता है, पूरा लिखने की जगह पे वो क्या करेंगे, SS लिख देंगे। SS मतलब लिख लो कहीं कॉपी में, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब बोलोगे मैम सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब सिंपल ऐसा, ठीक है। अगर मैंने DS लगा, मतलब DS मतलब क्या, डांस क्लास नहीं भैया, डांस क्लास नहीं। तो DS मतलब तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। इसका मतलब कैसा, ऐसा, ठीक। अब बोलोगे मैम ये तो ऐसे ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये हेलिक्स में भी है। याद करो टर्म 1 में तुमने पढ़ा था, 2 टाइप की कॉइलिंग होती है। एक होती है ऐसी वाली कॉइलिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं, और दूसरी कैसी कॉइलिंग होती है, ऐसी, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्लीटेड बोलते हैं। पर वो नहीं पूछ रहे यहाँ पे, है ना, वो क्या पूछ रहे हैं, सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड। तो बहुत बार फुल फॉर्म ना लिखने की जगह पे वो शॉर्टकट लिखेंगे SS या DS। तो SS मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड और DS मतलब डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे पढ़ते हैं।
गेन एंट्री इनटू यूकैरियोटिक सेल। अब यहां पे ये बोल रहे हैं कि बताओ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, अब जल्दी से बताओ कहां तुमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पढ़ा था। अगर याद आ रहा होगा तो आरएनए आई टेक्निक में, इंटरफेरेंस टेक्निक में, वहां क्या होता था, वही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, उस पेस्ट के दूसरे आरएनए से। तो वो क्या करेगा, वो सेल में एंटर करेगा, सेल मेम्ब्रेन से एंटर करके साइटोप्लाज्म में आके, डिपेंड करता है उसका मोड ऑफ एक्शन कहां पे है, तो वो जाके दूसरे आरएनए से क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। याद आया? बोलोगे मैम ये तो याद आ गया, पर अब देखो क्या वही पूछ रहे कि कुछ और क्वेश्चन घूम जा रहा है यहां से, ठीक है। हाउ डज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए गेन एंट्री इनटू यूकैरियोटिक सेल। बोलोगे मैम यूकैरियोट, अर्थ तो पेस्ट, पेस्ट मतलब कीड़ा, कीड़ा मतलब क्या, आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा मतलब क्या मैम, किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया यूकैरियोटिक है कि नहीं? चलो ठीक है, सब तुमने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है मैम, यूकैरियोटिक सेल समझ में आ गया। टू कॉज आरएनए इंटरफेरेंस, देखो अब भी अपन ने बोला, वो पूछ रहे बताओ कि कैसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंटर कर जाता है, जो क्या फाइनली कॉज करता है, आरएनए मतलब आरएनए इंटरफेरेंस। अब वही पढ़ना है, देखो जरा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए गेन एंट्री इनटू यूकैरियोटिक सेल ईदर थ्रू, पहला इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए आरएनए जीनोम। याद करो, या तो तुम किसी बैक्टीरियोफाज से उसका इन्फेक्शन कराओगे, बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं, ठीक है, फेज वाला बोलना ज्यादा करेक्ट है, पर कुछ लोगों का प्रोनाउंसिएशन रहता है, कुछ प्रोफेसर्स लोग कहीं बुक में लिखा रहता है तो फाज भी बोला जाता है। तो बैक्टीरियोफेज मतलब एक वायरस, क्यों, फेज मतलब जो किल कर रहा है, किसको किल कर रहा है, एक बैक्टीरिया को, तभी तो नाम है बैक्टीरियोफेज। अब ये क्या कॉज कर रहा है, एक टाइप का वायरस है, बस उसने किसके अंदर इन्फेक्शन कर दिया, उस पेस्ट के अंदर इन्फेक्शन कर दिया, तो वो इन्फेक्शन किसका, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का। वही, अब देखो समझो बात को, तो बेसिकली ये तुम्हारा, सपोज करो ये है तुम्हारी पत्ती, पत्ती मतलब तुम्हारा प्लांट, ठीक है, ये है तुम्हारा पेस्ट, चिड़िया जैसे लग रहा है, चिड़िया तो नहीं बनानी, चलो ये पेस्ट बना दिया, कीड़ा जैसा लग रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये डैमेज कर रहा है मेरी पत्ती को, ठीक है। अब इसमें क्या है, या तो इसका इन्फेक्शन तुमने किसके साथ करा है, दो चीजों से, या तो तुमने एक बैक्टीरियोफेज के साथ इन्फेक्शन कराया, मतलब ये क्या है, एक वायरस है, वायरस में क्या होती है, सिर्फ दो चीजें होती, कौन कौन सी, एक तो रहता है मैम प्रोटीन कोट, बिल्कुल सही, दूसरा क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल, जो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड एसएस भी हो सकता है, और डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, याद रहेगा। अब तुमने जैसे ही इसका इन्फेक्शन कराया, ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये क्या करेगा, कुछ नहीं मैम, इन्फेक्शन करते समय ये कॉलर डेवलप करेगा और उस पेस्ट के सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेज देगा। अब अंदर वो कहाँ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, याद करो, क्योंकि ये एनिमल है तो सेल वॉल की तो बात ही खत्म हो गई, सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके उसकी कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में। अब उसका मोड ऑफ एक्शन कहाँ है, वहां उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो एमआरएनए बन के बस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियर पोर के बाहर आ रहा है और यहीं पे बस रेडी है, किस चीज के लिए, ट्रांसलेशन के लिए। क्यों, क्योंकि ट्रांसलेशन से क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है, ये सारा तुमने टर्म 1 में पढ़ा हुआ है। जो आरएनए टू प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलते हैं, किस प्रोसेस को बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अब वो जो प्रोटीन है वो बहुत काम का प्रोटीन है इस पेस्ट को जिंदा रखने के लिए, पर हमने काम क्या किया, हमने वही प्रोटीन को क्या कर दिया, तबाह कर दिया, बनने ही नहीं दिया। कैसे नहीं बनने दिया, जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए था ना, उसको जाके हमने, ये जो हमने लैब में बनाया वही जाके आके इसके साथ बाइंड कर गया, ठीक है। तो बाइंड करेगा, तो अब बताओ क्या होगा, बाइंड जैसे ही होगा ऐसे बाइंड हो गया। अब वो एमआरएनए बोल, पॉलीमरेज आके बोल रहा है मैं कहाँ जुड़ूं, जब मैं जुड़ूंगा ही नहीं तो मैं दूसरा चेन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस ही नहीं जोड़ पाऊंगा, याद करो, तो मैं प्रोटीन बना ही नहीं पाऊंगा, तो मेन प्रोटीन नहीं बनेगा, तो वो पेस्ट का क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगी, ठीक है। तो वापस, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बताओ किस तरीके से हम इस पेस्ट को रोक पा रहे हैं यूजिंग आरएनए टेक्निक, या आरएनए टेक्निक में किस तरीके से हम ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसकी एंट्री करवा पा रहे हैं सेल के अंदर। तो दो तरीके हैं, याद करो, या तो क्या यूज कर लो, एक किसका यूज कर लो, एक तुम्हारे बैक्टीरियोफाज का यूज कर लो, या फिर वायरस का यूज कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन्फेक्शन बाय वायरस, याद रहेगा। दूसरा कौन सा तरीका, या तो फिर जंपिंग जेनेटिक एलिमेंट, या फिर जंपिंग जेनेटिक एलिमेंट की जगह पे हम क्या बोलते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, उन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोसोम,
ठीक है, दैट रेप्लिकेट वाया एन आरएनए आई टेक्निक या आरएनए इंटरमीडिएट या इंटरफेरेंस टेक्निक। याद रहेगा, इजी है। तो वापस जब भी अब तुम्हारे नोट्स में दो चीजें और आएंगी, कौन सी मैम? जब भी तुमने आरएनए आई लिखा है तो ये तो सब लिखना है, पर आरएनए आई मेथड को एक्चुअली सक्सेसफुल कौन बनाएगा? दो। कौन से दो लोग हैं? लोग नहीं, कौन से दो क्या बोलते एजेंट्स हैं? पहले या तो जंपिंग जीन, या तो जंपिंग जेनेटिक मटेरियल, या तो मोबाइल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसी का तीसरा नाम क्या है? तुम्हारा ट्रांसपोजोन। ठीक है, दूसरा या तो कोई वायरस, वायरस को ही हम बोल सकते हैं बैक्टीरियोफेज या कोई भी फेज वायरस। ठीक है, तो अगर एग्जाम में फेज वायरस के नाम से क्वेश्चन आए, इसकी जगह पे लिखा हो फेज। ठीक है, वायरस की जगह पे क्या लिखा हो? बैक्टीरियोफेज लिखा हो। ठीक है, तो ये मत बोलना ये हमने पढ़ा नहीं है, ये पढ़ा हुआ है, ये भी एक वायरस है, तो वो वायरस ना बोल के बैक्टीरियोफेज बोल रहे, तुमको कंफ्यूज करने का तरीका ये। दूसरा, अगर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट की जगह पे उन्होंने जंपिंग जेनेटिक एलिमेंट लिख दिया तो उसका मतलब क्या है? ट्रांसपोजोन। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11, नेम टू पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है, दो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने दो तरीके की टेक्निक पढ़ी है हमारे प्लांट्स को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने की। कौन कौन सी मैम? एक तो बीटी टेक्नोलॉजी, बीटी बैसिलस थूरिनजेनेसिस वाला जीन यूज करके, बिल्कुल सही, जीन नहीं उससे निकला हुआ जीन यूज करके। ठीक है, और दूसरा अभी बड़ा आरएनएआई, तो अब कोई भी लिख दो, बीटी कॉटन, बीटी तुम्हारा टोबैको, पोमैटो है ना, पोमैटो या पोटैटो, ब्रिंजल, तो इतना सारा है, उसमें से कुछ भी लिख दो। क्या है ये सारा का सारा? तुम्हारे दो कोई भी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। याद रहेगा। और दूसरा, अभी जल्दी बताओ, आरएनएआई टेक्निक यूज किस में की गई थी? टोबैको वाले प्लांट में। ठीक है, तो वो भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, चलो मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नेम द सोर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ द जीन CRY1AC एंड इट्स टारगेट पेस्ट। लो, ये तो हो गया। तो जल्दी बताओ, क्राई जीन कहाँ से निकला था? मैम बीटी से ही। बीटी जो बीटी कॉटन या बीटी जो भी प्लांट है उसमें हम कौन सा जीन यूज करते हैं? क्राई जीन यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये इसका सोर्स क्या है? मैम एक बैक्टीरिया है, बताओ जरा उसका नाम। बैसिलस थूरिनजेनेसिस। बहुत बढ़िया, तभी तो शॉर्टकट हमने यूज किया है बीटी। ठीक है, याद आया। अच्छा ये बताओ, क्राई जो 1A वो बेसिकली किस पर टारगेट कर रहा है? मैम एक बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है बोलवर्म्स। बहुत सही। या फिर तुम्हारे बुक में ही बहुत सारे जीनस लिखे हुए हैं, कौन कौन से? लेपिडोप्टेरन्स। अगर याद होगा, बुक खोल के देखो, तुम्हारे बुक में एक पिक्चर बना हुआ है, उसी पिक्चर के नीचे और उसके लेफ्ट वाले पेज के नीचे जहां बीटी लिखा है ना, सब लाइन से लिखे हुए हैं। चलो देखते हैं। The source of CRY1AC is Bacillus thuringiensis। अब याद रखो, तुम्हारी बुक में 2-3 जीन लिखे हुए हैं, एक ये भी लिखा है, एक 2AC भी लिखा है, एक AB भी लिखा है। कुछ भी लिखा हो, तुमको इससे कोई मतलब नहीं। क्राई लिखा है ना, बस क्राई लिखा है मतलब कहाँ से आया है? बीटी से आया है। बीटी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थूरिनजेनेसिस। यहाँ से इस बैक्टीरिया से हमने वो जीन निकाल लिया, जो जीन एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। जीन क्या कर रहा है? एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। वो प्रोटीन का नेचर कैसे है? मैम टॉक्सिक है वो प्रोटीन। बिल्कुल सही। तो प्लांट्स के अंदर वो टॉक्सिक के फॉर्म में रहता है क्या? नहीं मैम। तो वो प्रोटीन या टॉक्सिक एक्टिव कब होता है? जब मैम वो किसके? उस पेस्ट की गट में जाता है। गट में जाता है तो क्या बनाता है? उस पेस्ट की गट में होता है अल्कलाइन मीडियम, जिस वजह से वो क्या हो जाता है? एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। और अल्कलाइन होके वो करता क्या है? कुछ नहीं करता मैम, उसकी जो भी गट है या एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या क्रिएट करता है? पोर्स क्रिएट करता है। पोर्स की वजह से क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग होती है और उस पेस्ट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। पर ये कैसा है? स्पीशीज स्पेसिफिक। अगर यही चीज सारे प्लांट पे डली हुई है तो बटरफ्लाई हनी बी को कुछ नहीं होगा। जिस पेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, सिर्फ वही पेस्ट की मौत होगी। ठीक है, तो देखो जरा, तो किसके लिए टारगेट किया गया है? तुम्हारे बोल वर्म्स के। बोल मतलब बाउल वर्म्स नहीं, बाउल से बोल मतलब बेसिकली ये जो कॉटन रहता है, वो जैसे से कॉटन का फूल आता है ना बोल जैसे, तो उसको जो खाने वाली है तो वो बोल वर्म। ऐसे याद रखने का तरीका है। ठीक है, तो इनके ऊपर टारगेट करेगा। ठीक है, बोलोगे मैम ये तो हमने देखा हो, ये नींबू के पेड़ पे बहुत घूमती रहती है। हाँ हाँ, वही। ठीक है, तो वही बोलवर्म है, बहुत बड़ा जीनस है, उसके अंदर बहुत सारी सब स्पीशीज हैं। पर एक मेजर अगर जीनस बोला है तो तुम्हारी बुक में 2-3 जीनस लिखे, उसमें से कोई भी एक जीनस लिख देना, या इन जनरल अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो बोलवर्म लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो बोलोगे मैम ये सब कुछ तो पूछा ही नहीं गया था, हाँ जरूरत ही नहीं है, पर हम जब भी याद करेंगे, याद करो मैंने बताया था, जब भी पढ़ो जो जो तुमको उससे रिलेटेड याद आ रहा है एक बार बोल लो। सपोज नहीं याद आ रहा है तो पन्ना पलटाओ, देखो, फिर बोलो, ऑटोमेटिक वो तुम्हारा बायो याद होते चलेगा। सिर्फ बायो नहीं, हर चैप्टर के लिए यही करोगे, हर सब्जेक्ट के लिए भी यही तरीका यूज करो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रिविजन, और रिविजन सोर्स है, की है तुम्हारे स्टोरेज मेमोरी को बढ़ाने का। चलो क्वेश्चन नंबर 13, नेम द जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन। इंसुलिन जो ह्यूमन हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके बनाया है, बस क्या नाम है इसका, ह्यूमुलिन, याद रहेगा, ये रही तुम्हारी ह्यूमुलिन, जो क्या है, फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अच्छा बताओ, अब देखो यहाँ पूछा नहीं तो जल्दी बताओ कौन सी कंपनी ने बनाया था, एली लिली कंपनी। कैसी थी वो, एक अमेरिकन कंपनी, याद आएगा, याद आ गया। अच्छा बताओ किया क्या था उसमें, मैम हमको याद है ऐसा कुछ डायग्राम था जिसमें ये वाली थी सी पेप्टाइड चेन, बिल्कुल सही, उसके बाद इतना था ए पेप्टाइड चेन और इतनी थी हमारी बी पेप्टाइड चेन, बिल्कुल सही, और ये सब आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं, बिल्कुल सही। पर जब तक डाइसल्फाइड कैसे दिखाओगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, एस और एस, बन गया डाइसल्फाइड, ठीक है, एस और एस। तो जब तक सी पेप्टाइड चेन ए बी से जुड़ी हुई रहती है तो वो इनएक्टिव के फॉर्म में रहता है, प्रो इंसुलिन जैसे ही बोलते हैं, ठीक है। पर जैसे ही सी पेप्टाइड चेन को हटा दो, तो सी पेप्टाइड चेन जैसे ही हट गई तो जो बचा तुम्हारा ए और बी, और ए और बी को क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। तो जैसे ही जुड़ गई तो ये बन गया एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन या फिर नाउ इंसुलिन। और इसी को पहली बार क्या किया था, एली लिली कंपनी ने अलग अलग ए चेन को, मतलब ए चेन को कोड करने वाला जो जीन है उसको डाल के पूरा कोड करवाया, तो ए चेन बना ली, बी चेन बना ली, फिर दोनों को जोड़ दिया किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड का यूज करके। और ये किसने किया था, एली लिली कंपनी ने, ठीक है, फर्स्ट टाइम किया था। और इसी को हमने क्या बोला, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसका नाम क्या है, ह्यूमुलिन। तो देखो जब इंसुलिन आएगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, तो नोट्स में क्या आ जाएगा, ऑब्लिक ह्यूमुलिन पहला, दूसरा एली लिली कंपनी, तीसरा क्या किया था, तुम इंसुलिन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे, ए बी सी चेन, सी जब तक रहेगी तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। पर इस कंपनी ने क्या किया कि जीन निकलवा लिया ए का बी को, फिर अलग से जोड़ लिया और बन गया तुम्हारा ह्यूमुलिन, याद रहेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, चलो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द होस्ट सेल, ठीक है, होस्ट सेल पूछ रहा है, कॉल दैट प्रोड्यूस अ फॉरेन जीन प्रोडक्ट, वो पूछ रहा है बताओ उस होस्ट सेल को क्या बोलेंगे जो एक प्रोडक्ट बना रहा है। अरे बाबा तुमने उस होस्ट के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिए, तो अब उसको क्या बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे, ट्रांसजेनिक एनिमल बोलोगे या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलोगे, जिससे तुम क्या कर रहे हो, या तो उसी का यूज कर रहे हो या तो उससे कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हो। याद आया, चलो अगला पोर्शन, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट कॉल। अरे बाबा ये प्रोडक्ट को क्या बोले थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करोगे उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बोलोगे। देखो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसका शॉर्टकट क्या है, GMO, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर होस्ट दैट प्रोड्यूस अ फॉरेन जीन प्रोडक्ट, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आर द प्रोडक्ट। क्यों प्रोटीन बोल रहे हैं मैम, क्योंकि एट द एंड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, या तो एंजाइम या तो हार्मोन या तो केमिकल, और हर चीज किस फॉर्म में है, तुम्हारी प्रोटीन की फॉर्म में। याद करो जीन से क्या कोड होता है तुम्हारा, मैम mRNA, बहुत सही, अपन टर्म 1 का ले रहे हैं। बताओ जल्दी, जीन किसका पार्ट होता है, मैम डीएनए का पार्ट होता है। डीएनए में जहां पे ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है या फिर जहां पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि मैम के हेयर के कलर के बाल कौन से होंगे, तो ब्लैक जो लिखा है कोड में बेस पेयर के फॉर्म में, ATGC के फॉर्म में जो लिखी इंफॉर्मेशन वो कहाँ है, डीएनए के ऊपर। पर डीएनए के ऊपर एक पर्टिकुलर जगह पे लिखा हुआ है, तो वो किस फॉर्म में, जीन के फॉर्म में। तो बताओ ये डीएनए से पहले किस में कन्वर्ट होगा, मैम mRNA में कन्वर्ट होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, बहुत सही। तो बताओ उसके बाद क्या होता है मैम, mRNA से बनाते हैं प्रोटीन, बिल्कुल सही। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मैम, ट्रांसलेशन बोलते हैं, बिल्कुल सही, ये भी सब तुमने टर्म 1 में पढ़ा हुआ है। तो एट द एंड जीन से क्या मिल रहा है तुमको, एक प्रोटीन मिल रहा है, तो उसको क्या बोलोगे। पर ये प्रोटीन क्या उसी ऑर्गेनिज्म का है क्या, नहीं मैम, ये तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए या जीन कट करके इस ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को हमने बोल दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और उससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करेगी रिकॉम्बिनेशन का रिजल्ट है, खुद का डीएनए और थोड़ा दूसरे वाले का, तो रिकॉम्बिनेंट
एट द एंड क्या ऑब्टेन किया, प्रोटीन, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, याद रहेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। Write the scientific name of nematode that attack the root of tobacco plant। देखो टोबैको प्लांट से, तंबाकू, छेनी गुटखा नहीं, वापस ऐड नहीं कर रही हूँ, तंबाकू से तुम्हारे बायो की 12th वाली बुक को अलग प्यार है। क्यों प्यार है बताओ जल्दी। टोबैको प्लांट में किसका इन्फेक्शन होता है, यही मेलेनोजाइन इनकॉग्निटा, जो क्या करता है, ट्यूबर कॉज करता है। ठीक है, ट्यूबर का रिजल्ट क्या हो जाता है कि वो सेल कैसे बढ़ने लगते हैं, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ, है ना। ट्यूमर बोलो, ट्यूमर ट्यूबर नहीं, ट्यूमर बोल रही हूँ, मर, TUMOR, ट्यूमर। ठीक है, तो उसका क्या होता है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ रहती है। अब याद करो ये कैसा है, नेचुरल तरीका है रिकॉम्बिनेशन का जो हमने यूज कर लिया। अगर हमको कोई पर्टिकुलर जीन को इनकॉर्पोरेट कराना है तो हम प्लांट्स में कौन सी सेल लाइन उठाते हैं, ट्यूमर वाली सेल लाइन उठाते हैं। और जल्दी बताओ एनिमल में कौन से उठाते हैं, कैंसरस सेल लाइन उठाते हैं। बहुत सही, तो कैंसरस सेल लाइन किससे निकालते हैं, मैम रेट्रोवायरस से। अब बोलोगे मैम वापस रेट्रोवायरस इन्फेक्शन नहीं करेगा, नहीं, हम उसका इन्फेक्शन वाला प्रॉपर्टी हटा देते हैं। अगर हमें किस में ग्रो करना है, एनिमल सेल में ग्रो करना है, और प्लांट में ग्रो करना है तो हम क्या करते हैं, ट्यूमर वाले सेल लाइन यूज करते हैं। जो किसने प्रोड्यूस किया है, यही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशन। ठीक है, उसके बाद तो ये हो गया। अब ये पूछ रहे बताओ टोबैको प्लांट में बेसिकली इन्फेक्शन किसका होता है, कौन से पेस्ट का होता है इन्फेक्शन, नेमेटोड का इन्फेक्शन। नाम पूछा नेमेटोड का, तो क्या नाम है, मेलेनोजाइन, वापस जी क्या है, साइलेंट, डी साइलेंट है। ठीक है, मेलेनो MELOI, तो मेलेनो DO सुनाई नहीं देगा पर जाइन, मेलेनोजाइन इनकॉग्निटा। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, वो अपने क्रोम में इनकॉग्निटो मोड नहीं रहता जिसको जैसे ऑन करोगे तो तुमने क्या देखा किसी को पता नहीं चलेगा, तो उस इनकॉग्निटा से इसको इनकॉग्निटा का नाम याद रखना। ठीक है, सपोज करो तुम्हें एग्जाम में कुछ भी नहीं याद आ रहा तो शॉर्टकट बता रही हूँ, वो उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। तुम क्या करना है, M इनकॉग्निटा लिख के आ जाना। ठीक है, तो उससे भी तुम्हारे मार्क्स तो मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी सही तरीका है लिखने का। तो M कॉग्निटा ऐसे याद रखना, खुद कॉग्निटो मोड में देखते रहते हो, इनकॉग्निटो मोड में बहुत कुछ देखते रहते हो, तो उसी से इसी का नाम है M इनकॉग्निटा। ठीक है, याद रहेगा। और अगर ऑप्शन में रहा तो लिखना ही है फिर फुल फॉर्म। ठीक है, तो क्या है साइंटिफिक नेम, मेलेनोजाइन इनकॉग्निटा इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ द नेमेटोड दैट अटैक द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। याद रहेगा, इजी है ना, देखो ट्रिक याद करने की। चलो मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। नेम द क्राइजीन, लो वापस आ गया क्राइम। क्राई किससे निकाला था जल्दी बताओ, मैम एक बैक्टीरिया से। नाम बताओ मैम, बीटी का फुल फॉर्म बताओ, बैसिलस थूरिनजेनेसिस। बहुत बढ़िया, तो बीटी से निकाला था। ठीक है, क्या कंट्रोल कर रहा है मैम, बहुत सारे इन्फेक्शन कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल बताओ मैम, बोलवर्म वाला, लेपिडोप्टेरेंस वाला, बिल्कुल सही। अब पढ़ लेते, क्या पता जो अभी सब बोला वही पूछ रहे हो। नेम द क्राइजीन दैट कंट्रोल द कॉटन बोलवर्म एंड कॉर्न बोरर रिस्पेक्टिवली। अब वो क्राइजीन के नाम पूछ रहे हैं। तुम्हारी बुक में 3 जीन के नाम लिखे, हमें तीनों को एज इट इज याद करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो लिखो, नोट डाउन करो, स्टार बना, और जब अगला क्वेश्चन वापस हम क्राई से रिलेटेड बोलेंगे वापस ये सारा रिपीट करना है। ठीक है, कौन कौन से, द क्राई जीन दैट कंट्रोल कॉटन बोलवर्म आर क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, और जो कॉर्न बोरर का है क्राई 1AB। अब बोलोगे याद कैसे रखेंगे, क्राई 1 तो कॉमन है दोनों में, एक में है AC और एक में है AB, तो ऐसे याद रखना, कॉटन वाली जो बोलवर्म है वो AC में रहती है ना, तो क्राई 1AC, तो जो कॉटन को जो वर्म लगेगी वो AC में रहती है, तो क्राई 1AC। अब बच गया क्या, AB, तो AB किस में आएगा, कॉर्न बोरर में आएगा, और उसमें इसमें भी AB है पर 2AB है। ठीक है, तो वापस अब जब भी तुम्हारी बुक में 3 क्राई प्रोटीन के नाम लिखे, प्रोटीन नहीं क्राई जीन के नाम लिखे, कौन कौन से, क्राई 1 कॉमन है दोनों में, उसमें भी कॉटन बोलवर्म में भी और कॉर्न बोरर में। उसमें क्या है, AC, क्योंकि बोलवर्म वाली कहाँ रहती है, AC में रहती है, तो क्राई 1AC। और इसका क्या रहेगा, क्राई 1AB, पर साथ में ऊपर वाली सेकेंड क्लास AC में भी ट्रैवल करे, पर AC नहीं, वो सेकेंड AB है। ठीक है, याद हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 17। चलो अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है देखते हैं, डिफाइन अ पेटेंट। अरे बाबा ये तो फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट बोल रही हूँ मैं, फेवरेट टॉपिक है। बताओ क्या था, पेटेंट से बताओ क्या क्या याद आ गया। मैम आपने बताया था US की कंपनी ने बायोपायरेसी की थी, बिल्कुल सही, हमारा नॉलेज को चुरा लिया था। क्या बोला था, आज से नीम, तुलसी, हल्दी और चावल, कौन से चावल, बासमती चावल हुए हमारे। इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट उगाओगे या जो भी कुछ करोगे, सारे के सारे पैसे
किसको देने पड़ेंगे? यूएस कंपनी को। फिर याद करो हमने क्या किया था, हमने फाइट दी थी, है ना, फाइट बैक किया था। क्या बोला था कि जाओ यूएस कंपनी, गो बैक, साइमन गो बैक नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमको बिलोंग करती है, इंडिया के पास है। फिर हमने उनको कैसे एविडेंस दिया था? हमारे नॉलेज का एविडेंस दिया था, फिर हमारा कल्चरल एविडेंस भी दिया था कि जन्मों से ये सारी चीजें हम अपने रिचुअल्स में यूज करते आ रहे हैं। पर वापस साइंटिस्ट को तो समझ में नहीं आती है ऐसे, है ना, रिचुअल्स का क्या करे, वो ये बोलेंगे। तो फिर हमने क्या किया था, हमने जेनेटिक वेरिएशन का दिया था कि हमारे यहाँ इन सब चीजों की क्या उगती है, वाइल्ड वेराइटी। तो अगर कोई भी चीज, कोई जैसे हमारा नॉलेज है, थॉट है, आइडिया, इनफैक्ट आइडिया या डिजाइन, अगर कोई ओरिजिनल हमारे दिमाग में आ रहा है और कोई चोरी ना कर ले, तो हम क्या करवा सकते हैं, उसको पेटेंट करवा सकते हैं कि कोई भी डिजाइन, इनफैक्ट जैसे लोगो, मैग्नेट ब्रेन का जो लोगो है वो भी कोई चोरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन से क्या कर रखा है, उसको पेटेंट करके रखा हुआ है कि अगर, पहली बात तो हमारा कॉपी कोई नहीं करेगा, और कॉपी करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी अमाउंट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है, कोई थॉट है, कोई डिजाइन है, ठीक है, तो इसका तुम क्या कर सकते हो, पेटेंट बना सकते हो कि ये मेरा ओरिजिनल वर्क है, कोई इसको कॉपी नहीं करेगा और कोई ये नहीं बोलेगा कि ये मेरा, मतलब उसका है। ठीक है, जैसे अगर तुम्हारे अगर करते करते तुमको सपोज करो कुछ आइडिया याद आ रहा है, तो बिल्कुल तुम देखो पहले, ऐसा तो नहीं ऑलरेडी वो आइडिया दिया हुआ है, तो थोड़ा क्या करोगे, तुम रिसर्च करोगे। अगर नहीं दिया है तुम्हारा ओरिजिनल आइडिया, तो प्लीज जाओ और पेटेंट ऑफिस से पेटेंट कराओ। ठीक है, उसके बाद सेम चीज, अगर सपोज करो अब पेटेंट हो गया, इसलिए अब कोई चुरा नहीं सकता, पर पहले क्या होता था, बायो पायरेसी होती थी, चुरा लेते थे दूसरों का, जो डेवलपिंग कंट्री है उनका इंडिजिनस नॉलेज, नेटिव नॉलेज क्या करते थे, चुरा लेते थे। अब वो डेवलपिंग कंट्री को पता नहीं है, चोरी हो गया। अब सोचो वहीं की चीज उगी हुई है, उन्हीं का सब कुछ बिलोंग कर रहा है, और क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री को, डेवलप कंट्री को देना पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, मैंने क्या एनसीईआरटी में तक लिखा हुआ है कि यूएस ने क्या किया था, नीम, हल्दी, तुलसी और बासमती राइस का क्या करवा लिया था, बोला था अब से, आज से ये हमारा, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट जो भी ऑब्टेन करोगे हमको पैसे देने पड़ेंगे। पर हमने क्या बोला था, नहीं। तो चलो यही सब कुछ लिखा है अच्छी लैंग्वेज में, तो वापस मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन करूंगी, वो नोट डाउन करते चलना। डिफाइन अ पेटेंट। अ पेटेंट इज अ गवर्नमेंट्स प्रोटेक्शन फॉर द बायोलॉजिकल मटेरियल इनोवेटर। ठीक है, ग्रांटिंग हिम द एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर, एक्सप्लॉइट, यूज एंड सेल एन इनोवेशन फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। तो सिर्फ इनोवेशन या आइडिया के लिए ही नहीं होता, मैंने बताया पेटेंट डिजाइन के लिए भी होता है, थॉट के लिए भी होता है। तो क्या है ये, गवर्नमेंट, तुम क्या कर रहे हो, प्रोटेक्शन करवा, तुम बोल रहे हो ये मेरा है, मैं इंडियन हूं तो ये मेरा पेटेंट हुआ है, यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, कोई चोरी नहीं कर सकता, और इसका यूसेज अगर किसी और को करना है तो मुझसे क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन है किस चीज के लिए, एक बायोलॉजिकल मटेरियल इनोवेटर। ठीक है, किस चीज का, ग्रांटिंग हिम राइट, सिर्फ उसी के राइट्स है। ठीक है, जैसे तुमने सुना होगा कॉपीराइट चुरा लिया है ना, अपन अगर थिएटर में मूवी देखने जाते तो बहुत सारे लोग वो कैमरा वर्जन आ जाता है चोरी वाली वेबसाइट पे, है ना, तो क्यों, क्योंकि वो भी गलत है, वो भी एक टाइप की पायरेसी ही हुई है ना, तो वो पायरेसी के अगेंस्ट क्या करते हैं वो लोग, कॉपीराइट करवाते। तो याद करना, मूवीज या वीडियोस या सॉन्ग्स क्या होते हैं, कॉपीराइट। पर साइंस में क्या होता है, थॉट और प्रोसेस या फिर एक रिसर्च वर्क का क्या होता है, पेटेंट होता है। ठीक है, ताकि कोई चोरी ना करे हमारा। ठीक है, और अगर कुछ यूज भी करना है तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो देखो, ग्रांटिंग हिम द एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर, मतलब अगर मेरा आइडिया यूज करके किसी को कुछ प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ये मेरा राइट है। ठीक है, मैन्युफैक्चर, एक्सप्लॉइट, यूज एंड सेल एन इनोवेशन फ्रॉम अ सर्टन फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली कॉपीराइट मूवीज का भी होता है, अगर उस मूवी को, अब चोरी वाली वेबसाइट की बात छोड़ दो, पर अगर प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे रिलीज करना है तो इन सब लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है कि हम क्या आपकी मूवी इस जगह लगा सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस मूवी का पूरा ओनर, जो जिसने बनाया है या जो प्रोड्यूसर है, उसके पास होता है ना। जैसे टी सीरीज के सॉन्ग्स हो गए, आई बात समझिए, सोनी म्यूजिक के सॉन्ग्स हो गए। तो सिमिलरली, पर वापस कॉपीराइट एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक चलता है, उसके बाद तो वो फ्री हो जाता है। सिमिलरली अगर रिसर्च वर्क में बोलो, साइंस में बोलो, एक थॉट के बारे में, एक डिजाइन के बारे में क्या होता है, वहां होता है कॉपीराइट, यहाँ क्या होता है, पेटेंट।
ठीक, किसका है, वो कौन ऑथराइज कर रहा है, गवर्नमेंट। क्या कर रहा है कि तुमने ही बनाया है, तुम ही परमिशन दोगे, किस चीज से के लिए, उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, यूज करने के लिए या सेल करने के लिए। याद रहेगा। तो जितना मैंने अंडरलाइन किया वो क्या है, उसके कीवर्ड्स है। तो अपने नोट में जब पेटेंट आएगा क्वेश्चन तो ये सारी चीजें ऐड होंगी। अब बोलोगे मैम ये क्वेश्चन कहाँ आएगा, ये डायरेक्ट आएगा, एज इट इज उठा के दे देंगे। कहाँ देंगे वो, ये सब पार्ट का क्वेश्चन है, मैक्सिमम बोल रहे, मैक्सिमम 1.5 इसकी मार्किंग स्कीम में जाएगा, उससे ज्यादा इस क्वेश्चन की वैल्यू नहीं है। मतलब हो सकता है ये 1.5 दूसरे 1.5 के साथ मिला के वो उठा के दे दे सेक्शन बी में, या 1 मार्क में डाल दे केस स्टडी बेस में, अगर कुछ रिलेशन में क्वेश्चन डाला तो, नहीं तो सीधा सीधा उठा के देंगे 2 मार्क्स में, पर वापस इसकी वैल्यू 1 मार्क की रहेगी और बचा हुआ किस कुछ और 1 मार्क का कुछ और देंगे सेक्शन ए के कॉम्बिनेशन में। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। What is the significance of the process of RNAi in eukaryotic organism? अरे कैसी है, सेलुलर लेवल में जाके सब ब्लॉक कर रही है, मॉलिक्यूलर लेवल में जाके ब्लॉक कर रही है कि नहीं। तुमने एक RNA, देखो प्रोटीन जो वापस है, कैसे याद रखेंगे, प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन जो बहुत इसेंशियल है उस पेस्ट को जिंदा रखने के लिए। पेस्ट मतलब कौन सा, जनरली कीड़े मकोड़े होते हैं, तो कौन सा फाइलम आया मैम, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा कौन से किंगडम में आता है मैम, एनिमेलिया में आता है। बहुत बढ़िया, बताओ ये कैसा है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ईयू यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो वो प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट था बनने के लिए, प्रोटीन बनता कैसे है मैम, एक mRNA से बनता है। तुमने इस mRNA की ही मशीनरी को तोड़ दिया या ब्लॉक कर डाला। कैसे ब्लॉक करा, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA बना के इसके अंदर भेज दिया। किस तरीके से भेजा मैम, 2 तरीके हैं इस डबल स्ट्रैंडेड RNA को इस mRNA के पास भेजने के। कौन कौन से, पहला है ट्रांसपोसोम वाला, जिसको जंपिंग जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, ट्रांसपोसोम। और दूसरा क्या है तुम्हारा, या तो एक वायरस यूज कर लिया, मोर स्पेसिफिकली बैक्टीरियोफेज यूज कर लिया। बहुत बढ़िया, तो जब ये नहीं बनेगा तो ये नहीं बनेगा, जब ये नहीं बनेगा तो पेस्ट ही मर जाएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन था। यही तो पूछ रहे हैं। बताओ कि सिग्निफिकेंस क्या है RNAi टेक्निक यूज करने का एक यूकैरियोटिक सेल में। तो क्या होता है, ये सेलुलर लेवल पे जाके अटैक कर रहा है। तो देखो जरा, RNAi एक्ट एज सेलुलर डिफेंस इन ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो सेलुलर लेवल पे जाके एक्ट कर रहा है, इनफैक्ट मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके एक्ट कर रहा है ना, आरएनए एक मॉलिक्यूल को रोक रहा है। तो इसलिए ये क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, याद रहेगा। वापस देखो, एक चीज पूछो सारी चीजें बोल दो, ऑटोमेटिक जो जो चीजें याद नहीं हो रही ना, याद होने लगेंगी। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। एक्सपैंड GEAC। तो याद करो, मैंने बताया था जैसे कुछ कुछ एब्रिवेशन 110% रहते हैं, उसमें से 110% वाली कैटेगरी में ये एक एब्रिवेशन होता है इस चैप्टर का। जैसे PCR हो गया पिछले चैप्टर का, एलाइजा हो गया इस चैप्टर का, वैसे ही एक और कौन सा हुआ, GEAC। कि इसका फुल फॉर्म बताओ। तो ये तो भैया याद करना है डायरेक्टली। GE जेनेटिकली इंजीनियरिंग, ए क्या, अप्रूवल कमिटी क्या करती है, वो अलाउ करती है कि ठीक है यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट होना है, इस एनिमल का यूज होना है, इतने एनिमल लगेंगे अप्रोक्सीमेटली, या फिर अगर क्लिनिकल ट्रायल पे जाना है तो ठीक है पहले ये अप्रूव करेगी कि जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, या कौन से एनिमल का यूज करना चाहिए, कौन से ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के लिए अलाउ परमिट हो रहे कि नहीं हो रहे। आई समझ में। तो ये इसका फुल फॉर्म याद रखना है, GE मतलब जेनेटिकली इंजीनियरिंग, A अप्रूवल, C कमिटी। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच एलाइजा वर्क। तो वापस एलाइजा का फुल फॉर्म मैंने अब भी बताया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिट एसे। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। वो वापस वही 110% वाली कैटेगरी का एक क्वेश्चन है कि इसका भी फुल फॉर्म आएगा। तो याद रखो, ये दोनों जितने भी एब्रिवेशन है ना, ये सारे फुल फॉर्म एक ही जगह पे वो कंप्रेस करके पूछ लेंगे। हो सकता है सेक्शन ए में पूछ ले, 4 पूछ ले, आधे मार्क के 4। ठीक है, अब बोलोगे मैम आधे मार्क के, हाँ बाबा लेवल टफ कर रहे हैं तो आधे आधे का डिवीजन कर देंगे। और पेपर उनको दया आ रही है तुम पे कि बेचारे कोरोना वाले स्टूडेंट हो, तो चलो थोड़ा सिंपल कर देते, तो क्या करेंगे, दो एब्रिवेशंस डाल देंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ एलाइजा काम किस पे करता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे। बहुत बढ़िया। और बताओ किस चीज के डिटेक्शन के लिए काम करते हैं मैम, HIV, बिल्कुल सही। या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही। देखो जरा,
ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction। तो यहाँ अगर तुमको दिख रहा है पिक्चर में, तो वापस अगर कुछ याद नहीं आ रहा हो तो जो भी तुम्हारे बॉडी में पैथोजन आता है, तो सपोज कर लो ये तुम्हारा पैथोजन है, ऐसे आंखें नहीं होती, अपन बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना, राक्षस जैसा ही तो है। तो पैथोजन को तुम आइडेंटिफाई कैसे करते हो? क्योंकि वो उसकी क्या है, एक सेल वॉल है, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन पे क्या लगा हुआ है? एक्सटेंशन है प्रोटीन्स का, लिपोपॉलीसेकेराइड का, ठीक है मैम। उसके बाद इसी का एक पर्टिकुलर शेप है जिससे हम आइडेंटिफाई करते कि अच्छा ये क्या है, पैथोजन है। तो ये जो है वो किसकी तरह काम करता है? एंटीजन की तरह काम करता है। अब बस इसी को पकड़ो और फिर उसको कूट कूट के मारो। तो पकड़ने के लिए भी हमको कुछ इसी का कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, जो शेप कॉम्प्लीट, शेप स्पेसिफिक हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। याद आया जो हमने चैप्टर 8 में बनवाया था इतनी बार? तो देखो जरा, ये प्राइमरी एंटीबॉडी, ये है एंटीजन, एंटीजन से लगी हुई दूसरी एंटीबॉडी, और ये मार्कर के लिए है, ठीक है। तो बेसिकली एलाइजा काम किस पे करता है? इसी इंटरैक्शन पे, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे। तो पता चल जाएगा कि अरे बॉस, ये सारे एंटीजन एंटीबॉडी जाके एंटीजन को पकड़ रहे हैं, और पकड़ रहे हैं वो किस एंटीजन का? जो खुद क्या है, एक पैथोजन है। तो पता चल गया बॉडी में किसका इन्फेक्शन है? HIV का इन्फेक्शन घूम रहा है, या जिसके लिए भी तुम यूज कर रहे हो। तो एलाइसा का फुल फॉर्म पहले इंपॉर्टेंट है, क्या है जल्दी बोलो? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। और दूसरा किस पे काम करता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे। कौन सी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? मैम HIV, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, विच वैक्सीन, ओके, वैक्सीन वॉज बीइंग टेस्टेड ऑन माइस। तो बताओ कौन सा वैक्सीन माइस पे टेस्ट किए जाते हैं? अब देखो आजकल तो हर जो जितना भी कुछ नई चीजें टेस्टिंग होती, सबसे बढ़िया एनिमल होता है माइस, ठीक है। पर ये पहले का क्वेश्चन है, तो बताओ पहला जो फर्स्ट टेस्टिंग की गई थी एनिमल को यूज करके, वो कौन सा था? तुम्हारा पोलियो वैक्सीन था, ठीक है। दो टाइप के पहले पोलियो वैक्सीन आए थे, पहले तो था इंजेक्शन वाला, पर बोलोगे मैम हमने तो ड्रॉप्स लिए थे। हाँ, क्योंकि फिर बाद में कुछ टाइम बाद मॉडिफाई होके वो इंजेक्शन वाला हट गया, और किस में आने लगे? 2 बूंद जिंदगी के, समझे क्या, ठीक है, अमिताभ बच्चन। अब तो अनफॉर्चुनेटली, अच्छा हुआ फॉर्चुनेटली सब हट ही गया है, इंडिया से पूरा पोलियो खत्म हो चुका है, ठीक है भाई। वैक्सीनेशन का करके अब क्या हो गया? हर्ड इम्यूनिटी आ गई सबके अगेंस्ट। अब कुछ नहीं होने वाला, हट गया, हमेशा के लिए हट गया, ठीक है। तो वो 2 बूंद जिंदगी के जो वैक्सीन है वो किसके ऊपर यूज किया गया था? पहले चूहे पे। तो अगर कोई बोले 2 बूंद जिंदगी के, तो पहले चूहे के ऊपर टेस्ट करके फिर हमारे ऊपर टेस्ट हुआ है, ऐसे ही याद रखोगे। तो वापस ये तुम्हारा माइस है, ट्रांसजेनिक माइस का यूज किया गया था। तो पोलियो वैक्सीन था वो पहला वैक्सीन जिसमें क्या यूज किया था? माइस का यूज किया गया था। मूव करें अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डस साइलेंसिंग हो स्पेसिफिक आरएनए। देखो वापस वही गोल गोल घूम के क्या कर रहे हैं, या तो जीन साइलेंसिंग या तो आरएनएआई टेक्निक पे क्वेश्चन पूछ रहे बार बार। अब बोलोगे मैम आरएनएआई क्यों? अरे तुमने एमआरएनए को ही बंद कर दिया, जब बंद कर दिया उसने एक्सप्रेस नहीं किया, तो जीन क्या हो गया? एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो जीन क्या हो गया? शांत हो गया, जीन साइलेंस हो गया, ठीक है। तो वापस आरएनएआई मतलब आरएनए इंटरफेरेंस का दूसरा क्या नाम है तुम्हारा? उसको शांत कर देना। तो शांत करने का तरीका क्या है? बस उसको बोल दो कि तुम जो एमआरएनए बना रहे थे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए ताकि तुम प्रोटीन बनते, पर हमने एमआरएनए को ये क्या कर दिया? तोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया। बस किससे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से। देखो थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, बार बार वैसे वैसे बोलते चलना है। अच्छा ये बताओ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इस पेस्ट के सेल के अंदर कैसे भेजे जाते हैं? मैम अभी आपने बताया 2 टेक्निक के थ्रू। कौन सी? पहला ट्रांसपोजोन्स, और दूसरा जिसको क्या बोलते हैं मैम? मोबाइल जेनेटिक मटेरियल। बहुत बढ़िया। और दूसरा बताओ मैम? वायरस का यूज करके, ठीक। अब ये पूछ रहे बताओ हाउ डज साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इन आरएनए इंटरफेरेंस प्रिवेंटिंग पैरासाइट इन्फेक्शन। लो हमने क्या किया? उसका मेन प्रोटीन ही नहीं बनने दिया। कैसे नहीं बनने दिया? उसका एमआरएनए को ब्लॉक मार के। जब मेन प्रोटीन ही नहीं बना उस पेस्ट को जिंदा रखने के लिए, तो वो जिंदा कौन सी खुशी में रहेगा, ठीक है। देखो अब जरा, पैरासिटिक इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई प्रोसेस। वो तो लिखा ही हुआ है, वही हमने कॉपी कर दिया। एज द नेमाटोड कैन नॉट लिव इन द transgenic host that express the specific interfering RNA, thus making it double-stranded and unable to translate the protein or product। तो मेन प्रोटीन या प्रोडक्ट बनेगा नहीं, वो खुद मर जाएगा। तो होगा क्या? किस तरीके से उस प्रोटीन को हमने ब्लॉक किया? उसके एमआरएनए को ब्लॉक करके। एमआरएनए को कैसे ब्लॉक किया? बाय इंट्रोड्यूसिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया? ट्रांसपोजोन का या वायरस का इन्फेक्शन करवा के, ठीक है। तो हुआ क्या? जो तुम्हारा ट्रांसजेनिक होस्ट है उसने क्या कर दिया? उसके अंदर एक्सप्रेस हो गया
आरएनए आई अंदर आ गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अंदर आ गया, उसका एमआरएनए जो उसका ओरिजिनल एमआरएनए था जो एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा था वो एमआरएनए नहीं कोड कर पाया, तो रिजल्ट क्या हुआ, वो प्रोटीन या प्रोडक्ट नहीं बन पाया। याद रहेगा, एक ही क्वेश्चन को अभी देख रहे होगे, कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आरएनए आई के ऊपर। तो इस चैप्टर में से अगर तुम्हें सबसे पहले कुछ पढ़ने बैठना है तो क्या पढ़ने बैठोगे, एक तो बीटी टेक्निक पढ़ने बैठो और दूसरा तुम पढ़ने बैठोगे आरएनए आई टेक्निक, ठीक है। उसके बाद कुछ आगे फर्दर पढ़ो। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। नेम द बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम पूछ रहे हैं, विच इज यूज टू प्रोड्यूस इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो वापस गोल घूम के उनको एक ही दो ही चीजों से प्यार दिख रहा है ना, या तो बीटी का क्वेश्चन पूछ लेते या तो फिर वो आरएनए का क्वेश्चन पूछ लेते। वो पूछ रहा है बताओ इस क्वेश्चन में उस बैक्टीरिया का नाम जिससे हमने हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज कर रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए। तो है तो बहुत सारे, तुमने तुम्हारी बुक में एक ही पढ़ा है, एक ही बैक्टीरिया, बहुत सारे तुम्हें तब पढ़ने तब पढ़ेंगे जब नीट की पढ़ाई करोगे, ठीक है। अभी तो अपन 12 पे फोकस कर ले। तो एनसीईआरटी में एक ही उस बैक्टीरिया का नाम लिखा है, क्या मैम, बीटी। बीटी का फुल फॉर्म बैसिलस thuringiensis, बस एक तो नाम लिख रहा है। बैसिलस thuringiensis इज अ बैक्टीरियम दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलो जैसे ये क्वेश्चन पूछा, क्या क्या याद आ रहा है बीटी से रिलेटेड, बोलना शुरू करो। मैम बीटी, वापस लिखोगे भी रफ में, बीटी जो एक बैसिलस thuringiensis है, एक बैक्टीरिया से हमने क्या निकाल लिया है, एक जीन निकाल लिया है। वो जीन क्या है, क्राइजीन। वो बेसिकली क्या है, एक क्राई प्रोटीन या क्राइजीन, जैसे नाम है CRI1। अभी हमने 3 जीन याद किए थे, कौन कौन से, AC, AB और दूसरा कौन सा, क्राई2AB, ठीक है। ये जीन कोड करता है क्या, प्रोटीन के लिए। वो प्रोटीन का नेचर कैसा है, वो पॉइजनस है या टॉक्सिक है, ठीक है। पर कब टॉक्सिक रहेगा, जब वो अल्कलाइन मीडियम से एक्सपोज होगा। अब ये अल्कलाइन मीडियम कहाँ मिलेगा, उस पेस्ट की गट में मिलेगा। तो वो क्या हो गया, वो बन गया एक्टिव। क्या बन गया एक्टिव, प्रोटीन बन गया एक्टिव, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मैम, वो जो प्रोटीन या टॉक्सिक है वो उस पेस्ट की गट की जो वॉल है उसमें जाके अटैच होकर क्या क्रिएट करेगा, पोर्स क्रिएट करेगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, डेथ हो जाएगा और हमारा जो इंसेक्ट है या पेस्ट है उसकी मौत हो जाएगी। याद आया। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। देखो सब एक एक बोलो, सारी चीजें याद कर लो। तो अभी तक तुमको ये याद नहीं हो रहा था, अब ये भी याद हो गया। मूव करें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 24। How are tobacco plant benefited when the nematode specific gene are introduced into them using certain vector? Name the vector use। वापस वही कहानी, नेमेटोड कहाँ पे पढ़ा था, टोबैको वाला प्लांट कहाँ पढ़ा था, आरएनए आई टेक्निक में। तो खुद देखो तुम, कंटिन्यूसली लैंग्वेज चेंज कर करके वो एक ही चीज से पूछ रही, या तो बीटी या तो आरएनए आई, बीटी या तो आरएनए आई। तो देखते हैं आंसर। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट, क्योंकि प्लांट के अंदर रहता है, किसके थ्रू इंट्रोड्यूस होता है, या तो वही तुम्हारे ट्रांसपोसोम या तो दूसरा कौन सा, तुम्हारा वायरस। फिर जब वो पेस्ट आएगा खाएगा वो उसके अंदर इन्फेक्ट करने लगेंगे। ओके, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ आरएनएआई एंड हेंस साइलेंस कर देता है, एक एमआरएनए को साइलेंस कर देता है। एमआरएनए किसको कोड करवा रहा था, एक जीन को कोड करवा रहा था, फाइनली एक प्रोटीन बनवा रहा था या प्रोडक्ट बनवा रहा था। तो जीन क्या हो गया, साइलेंस हो गया, क्योंकि एमआरएनए क्या हुआ, एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जीन्स क्या हुआ, जीन क्या हुआ, साइलेंस हो गया, ठीक है। तो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ आरएनएआई एंड हेंस silence the specific mRNA of nematode. The parasite cannot survive in the transgenic host. क्यों भैया, वो प्रोटीन ही नहीं बना काम का। So prevent the plant from pest. Vector uses Agrobacterium। कौन सा, पूरा नाम क्या है, Agrobacterium tumefaciens। याद रहेगा। देखो कितने क्वेश्चन बार बार इसी के ऊपर थ्रो किए जा रहे हैं, तो तुम इंपॉर्टेंट समझ सकते हो। मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा है मैम इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन पक्का या तो बीटी पे या तो आरएनएआई पे फिक्स है। तुम्हारे पेपर में पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको उठा के देख लो या फिर सैंपल पेपर देख लो, उसमें से कुछ ना कुछ तो या तो बीटी पे क्वेश्चन रहेगा या तो आरएनएआई पे क्वेश्चन। मतलब ये फिक्स एरिया होता है। सिमिलरली पुराने वाले चैप्टर में बायो रिएक्टर से भी उनको अत्यंत प्यार था, उससे भी कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। चलो
तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नेम एनी डिजीज अगेंस्ट विच वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अरे बहुत सारी टेक्निक है, इससे वैक्सीन बनाना है, तो तुम चाहो तो कोवैक्सीन भी बोल दो, वो भी सही है ना, रिसेंटली चल रहा है। तो अब तुम्हारी बुक में वही पुराना लिखा हुआ है, पर कोई भी वैक्सीन सारी की सारी कौन सी टेक्निक से बनी रहती, मेजॉरिटी वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। तुम चाहो तो कोवैक्सीन बोल दो, पोलियो बोल दो, वो भी ठीक है, और चाहो तो हेपेटाइटिस भी बोल दो, जो तुमको लग रहा है वो सही रख दो। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 26, नेम द इंडियन वेराइटी ऑफ राइस पेटेंट बाय एन अमेरिकन कंपनी। अभी मैंने बताया था कि कर लिया था, फिर उसको हमने वापस ले लिया। कौन सा था? एक तो नीम, तुलसी, उसके बाद तुम्हारा हल्दी, और मैंने बोला था चावल। चावल में भी कौन सा? बासमती राइस। बस वही पूछ रहे हैं ना। तो बासमती राइस किसने पेटेंट करवाया था? यूएस की कंपनी ने पेटेंट करवाया था, पर हमने बोला नहीं, ये हमारा है, हम तुमको ऐसे ले जाने नहीं देंगे। हम तुम्हें साइंटिफिक प्रूफ भी दे सकते हैं, माइथोलॉजिकल प्रूफ भी दे सकते हैं, कल्चरल प्रूफ भी दे सकते हैं, जो प्रूफ मांगो हर टाइप का प्रूफ देंगे। ठीक है, चलो मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, नेम द टेक्निक, ओके टेक्निक बतानी, विच इज यूज टू डिटेक्ट HIV। लो वापस आ गया किसका क्वेश्चन? एलाइजा का क्वेश्चन। ओके, HIV एंड सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। तो दो तरीके से तुम्हारा HIV को डिटेक्शन यूज होता है, या तो एलाइजा यूज होता है या तो PCR। अच्छा जल्दी से बताओ, अभी कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज हो रही है? मैम PCR। फुल फॉर्म बताओ? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पर इसी को अगर हमने बोला कि कौन सा टेस्ट लगाने के लिए बोलता है कोई भी? RT-PCR। तो वो RT तो है ही, पर PCR भी है ही। ठीक है, तो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं याद आया HIV के लिए, तो कुछ भी नहीं याद करके जाना है। कौन से दो टेक्निक है? या तो एलाइजा या तो दूसरा कौन सा? PCR। तो देखो वो पूछे बताओ टेक्निक का नाम जो यूज होता है डिटेक्शन के लिए HIV सस्पेक्टेड इन एड्स पेशेंट। तो एक है तुम्हारा PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या दूसरा एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे। ठीक है, is a technique that is used to detect HIV in suspected AIDS patient। अब सिंस तुम लोग कोविड बैच वाले लोग हो, तो तुम्हारा हो सकता है HIV की जगह पे वो कोरोना डाल दे। ठीक है, अब ये मत बोलना मैम कोर्स से नहीं पढ़ा, ये पिछले 2-3 साल से हम सब लोग झेल रहे हैं। क्या है? RT-PCR। तो है तो PCR ना, तो उसका भी आंसर सही जाएगा। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, What are the speciality of the milk produced by transgenic cow Rosie। देखो रोजी का नाम लिया मतलब मैम गाय है, गाय है तो उसमें कौन सा वाला प्रोटीन है? मैम वही प्रोटीन है जो ह्यूमन के ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है। जल्दी बताओ मैम। अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। बहुत सही। अब देखो वही तो लिखना है। ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क। It contained the human alpha-lactalbumin and was nutritionally more balanced product for human baby than natural cow milk। तो अब इसमें से याद रखना क्या है? जो मिल्क में जो रोजी ने बनाया, जो एक ट्रांसजेनिक काउ है, उसमें क्या है? कौन सा प्रोटीन? अल्फा लैक्टाएल्बुमिन। ये है तुम्हारा मेन, तो तुम याद रखने वाले हो। तो नोट्स में क्या बनेगा, कीवर्ड्स में क्या बनेगा? बस इतना ही बनेगा। लिख लिया? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 29, नेम एनी 2 डिजीज। ठीक है भैया, 2 बीमारी बतानी है। फॉर विच ट्रांसजेनिक माइस आर यूज एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। तो ट्रांसजेनिक माइस हम यूज कर रहे हैं उस बीमारी को स्टडी करने के लिए। कौन से? कोई भी 2 डिजीज बताओ। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, पार्किंसंस भी है, अल्जाइमर भी है, इसलिए इसके लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। इनफैक्ट तुम्हारा एपिलेप्सी भी है, उसमें भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं, ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ करते हैं। तुम कुछ भी चाहो तो लिख दो। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है, और लिखो पार्किंसंस भी है, अल्जाइमर भी है, और मैंने बोला क्या तुम्हारा एपिलेप्सी भी है। ठीक है, तो इतने 4-5 बीमारियां मैंने बता दी, उसमें से कोई भी 2 लिख के आ जाना। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 30, मल्टीनेशनल कंपनी। जल्दी बताओ, मल्टीनेशनल कंपनी से तुमको 2 याद आते होंगे। एक तो पहले एली लिली, जिसने फर्स्ट इंसुलिन बनाया था, उसका क्या नाम था? मैम ह्यूमोलिन। ठीक है, कैसे बनाया था? मैम सी पेप्टाइड हटा दिया था, ए और बी को अलग से प्रोड्यूस किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन कर दिया, और ये बन गया एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन, जिसको हमने ह्यूमोलिन बोला। ठीक है, दूसरा मल्टीनेशनल कंपनी से क्या आता है? मैम बायोपायरेसी, उन्होंने पेटेंट करवा लिया था बासमती राइस का। बस ये 2 ही है मल्टीनेशनल कंपनी से। तो जरा देखो अब क्या पूछ रहे, क्या पता इन्हीं दोनों में से कुछ एक पूछ रहे हो। अ मल्टीनेशनल कंपनी आउटसाइड इंडिया ट्राई टू सेल न्यू वेराइटी ऑफ टर्मरिक। लो
तो अब ये कौन से वाली कैटेगरी में आ रही है मैम? वो सेकंड कैटेगरी, चोरी वाली कैटेगरी में, जिसमें बासमती राइस का पेटेंट कराया था, मैंने बताया था नीम, हल्दी, तुलसी और साथ में मैंने बासमती राइस बोला था। बासमती चावल है ना इंडिया गेट का, इंडिया गेट का नहीं, वो तो कंपनी है, नॉर्मल बासमती राइस, ठीक है। तो अब इसी वही कंपनी है जिसने क्या किया था, चोरी किया था और पेटेंट करवाया था, फिर हम जाके लड़े थे। तो देखो, वेराइटी ऑफ टर्मरिक विदाउट प्रॉपर पेटेंट राइट, व्हाट इज सच एन एक्ट रेफर टू? तो मैं क्या बोल रही हूँ, चोरी किया, चोरी किया, चोरी किया, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पायरेसी। अब एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की पायरेसी करे तो क्या बोलोगे? बायोपायरेसी। तो क्या आंसर देखो, दिस इज कॉल्ड बायोपायरेसी, इट रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न विदाउट एनी पेमेंट। तो हमने क्या बोला, तुमने चोरी की, वापस दो सारी चीजें, ऐसे वैसे चुरा के नहीं जाओगे, याद रहेगा। तो मल्टीनेशनल कंपनी तुम्हारी बुक में दो जगह रेफर्ड है, एक ह्यूमुलिन के लिए जो एलिली कंपनी थी, और दूसरा कौन सा है तुम्हारा, बायोपायरेसी के लिए। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राई एंड क्राई? ठीक है, अब एक है जीन और एक है प्रोटीन, देखते हैं। अब ये याद करना है क्योंकि बहुत बार तुम लिखते समय गड़बड़ लिखोगे। अच्छा ये बताओ, जब थोड़ी देर पहले हम क्राई लिख रहे थे तो कैसे लिख रहे थे? CRY स्मॉल में चल रहा था, अच्छा ये ऐसे मिटेगा, ठीक है। तो सब स्मॉल में चल रहा था और उसके बाद तुम लिख रहे थे 1AB। तो जब भी ये लिख रहे हो तो ये क्या स्मॉल में लिख रहे हो तो क्या है, वो एक जीन है, और कैपिटल में लिख रहे हो तो वो उसका प्रोटीन है जो एक क्या है, टॉक्सिक। तो देखो जरा, क्राई इज अ जीन दैट कोड फॉर बीटी टॉक्सिन विच इज एन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, वाई क्राई इज अ प्रोटीन कोडेड बाय जीन। मतलब अगर स्मॉल CRY लिखा है तो ये एक जीन है जिसमें तुमने 3 जीन के नाम पढ़े थे, CRY1AB, CRY1AC और CRY2AB, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है, तुम्हारे जीन है, और इससे जो फाइनल तुम्हारा जहरीला प्रोडक्ट निकलता था उसका नाम क्या था, क्राई प्रोटीन, ठीक है। आई बात समझ में, याद रहेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। What does the organization, वापस आ गया GEAC। देखो बोलोगे मैम एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बोल रहे, तो बताओ। GEAC स्टैंड फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। तो क्या करेगा, वो बताएगा कि ठीक है तुम इस एनिमल का यूज कर सकते हो, ठीक है ये टेस्ट लगा सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ठीक। चेक विद रेफरेंस टू जेनेटिक इंजीनियर। तो GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय इंडियन गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। तो बेसिकली ये वो कमेटी है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले या प्रोडक्ट बनने के पहले इस कमेटी का अप्रूवल इंपॉर्टेंट है। तो ये कमेटी क्या करती है, पूरी स्टडी करती है, एनालाइज करती है। ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा एनिमल क्रूअल्टी हो रही है, ऐसा तो नहीं कि जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो फाइनली हमको ही हार्म करने लगेगा। तो जब ये जब ये कमिटी अप्रूव करती है कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, हाँ ये प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, तभी वो एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। नेम एनी वन डिजीज, चलो एक ही बीमारी पूछ रहे हैं, फॉर विच जीन थेरेपी हैज बीन प्रूव्ड इफेक्टिव। तो हमेशा पढ़ते आ रहे, हमने पहले भी पढ़ा था, कौन सा, ADA। कहाँ पढ़ा था मैम, पहला जीन थेरेपी से ट्रीटमेंट किया था, किसका, एक 4 साल की लड़की का नाम असांती डिसिल्वा, याद आया। तो क्या किया था, ADA का फुल फॉर्म एडेनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। क्या लिया था, उसके बोन मैरो को सेल लिए, कल्चर करवाए, उसमें जीन क्या किया, जीन थेरेपी की, जीन हटा दिया, गड़बड़ वाला जीन हटा दिया, सही वाला जीन इंट्रोड्यूस किया, इसको ग्रो करवाए, वापस इसको ट्रांसफर करवा दिया उस लड़की में। पर ये टेम्पररी मेथड था, क्यों, अगर परमानेंट करना है तो एम्ब्रियो में ही चेंज करवाने पड़ेंगे। याद करो बुक में तक ऐसा लिखा हुआ है, सेम का सेम स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप इस चैप्टर का होता है समाप्त। तो क्या करोगे, जो भी कुछ बच गया है वेबसाइट पे जाओगे, तुम्हारे क्लास चूज करोगे, सब्जेक्ट चूज करोगे, उसके बाद जो भी चैप्टर रह गया है वो चूज करोगे और सुनना स्टार्ट करोगे, नोट्स बनाओगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, क्योंकि हम मिलेंगे अगले क्लास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बिल्कुल मत भूलना, और पढ़ते रहना है बुक के साथ, कॉपी के साथ, पेन के साथ, मेरे साथ और चैनल के साथ। तब तक स्टडी हार्ड।